मेरी माँ तो फ़ोन पर वैसे ही थोड़ी देर बात करती थी, पर इतना महत्वपूर्ण समाचार भी वो सिर्फ 2 मिनट में बता देंगी, मेरी कल्पना से परे ही था। दीपाली की शादी तय हो गई है। 15 दिन बाद का मुहूर्त निकला है। तुम सब लोगों को आना है। बस इतना कहकर वो फ़ोन रखने लगी। अरे माँ, कब रिश्ता तय किया है? कौन लोग हैं? कहाँ के हैं? लड़का क्या करता है? मैंने एक साथ कई प्रश्न पूछ डाले थे। सब ठीक ठाक ही है, अब आकर देख लेना। माँ और बातें करने के मूड में नहीं थीं और मैं कुछ कहती तब तक उन्होंने फ़ोन रख दिया था। लो, ये भी कोई बात हुई? अरे दीपाली मेरी सगी छोटी बहन है। इतना सब जानने का हक तो मेरा बनता ही है कि कहाँ शादी तय हो रही है, कैसे लोग हैं। अरे दीपाली की ज़िंदगी का एक अहम फैसला होने जा रहा है और मुझे खबर तक नहीं। ठीक है, माँ का स्वास्थ्य इन दिनों ठीक नहीं रहता है। फिर दीपाली की शादी को लेकर पिछले कई सालों से परेशान हो रही हैं। पिताजी के असमय निधन से और अकेली पड़ गई हैं। भाई कोई है नहीं। हम 3 बहनें ही हैं, मैं, वैशाली और दीपाली। मेरी और वैशाली की शादी हुए काफ़ी अरसा हो गया है, पर पता नहीं क्यों दीपाली का हर बार रिश्ता तय होते होते रह जाता था। शायद इसीलिए माँ इतनी जल्दी से ये काम निपटाना चाह रही हूँ। जो भी हो, बात तो माँ को पूरी बतानी थी। शाम को मैंने फिर दीपाली से ही बात करनी चाहिए थी, पर वो तो शुरू से वैसे ही मितभाषी ही रही है। अभी भी हाँ हूँ ही करती रही। दीदी, माँ ने बता तो दिया होगा सब कुछ। आवाज़ भी उसकी अनमनी ही थी। अरे पर तू तो पूरी बात बताना, तेरी आवाज़ में भी कोई खास उत्साह नहीं दिख रहा है। मैं तो अब झल्ला ही पड़ी थी। उत्साह क्या, सब ठीक ही है। माँ इतने दिन से परेशान थी। मैं खुद भी अब उन पर बोझ बनकर उनकी परेशानी और नहीं बढ़ाना चाहती। अब ये रिश्ता तो जैसे एक तरह से अपने आप ही तय हो गया है तो अच्छा ही होगा। दीपाली ने भी जैसे तैसे बात खत्म ही कर दी थी। आशीष तो अपने काम में इतने व्यस्त थे कि उनको छुट्टी मिलनी मुश्किल थी। मेरा और बच्चों का रिजर्वेशन करवा दिया। मैं चाह रही थी कि 4-5 दिन पहले पहुंचूं, पर मैं और वैशाली दोनों ही रिजर्वेशन के कारण ठीक शादी वाले दिन ही पहुंच पाए। मेरी तरह वैशाली भी उतने ही उत्सुक थी ये जानने के लिए कि दीपाली का रिश्ता कहाँ तय हुआ और इतनी जल्दी कैसे सब तय हो। कुछ जानकारी मिली उसने तो जैसे हमारे उत्साह पर पानी ही फेर दिया था। जौनपुर का कोई संयुक्त परिवार था, छोटा मोटा बिजनेस था। लड़का भी वही पुश्तैनी काम संभाल रहा था। उन लोगों की कोई मांग नहीं थी। लड़के की बुआ खुद आकर दीपाली को पसंद कर गई थी और शगुन की अंगूठी और साड़ी भी दे गई थी। माँ, मेरे मुंह से निकल गया, जब इतने समय से रिश्ते देख रहे हैं तो और देख लेते। आपको जल्दी क्या थी? ऐसे क्या दीपाली बोझ बन गई थी? अब जौनपुर जैसा छोटा सा पुराना शहर, पुराने रीति रिवाज के लोग, संयुक्त परिवार, दीपाली कैसे निभेगी उस घर में? सब निभ जाएगी, माँ बोली। अब मेरे इस बूढ़े शरीर में इतनी ताकत नहीं बची है कि घर घर रिश्ता ढूंढती रहूं। इतने बरस तो हो गए, कहीं जन्मपत्री नहीं मिलती, कहीं दहेज का चक्कर। और तुम दोनों जो इतनी मीन मेख निकाल रही, खुद क्यों नहीं ढूंढ दिया कोई अच्छा घर बार अपनी बहन के लिए? माँ ने तो एक तरह से मुझे और वैशाली दोनों को ही डपट दिया था। ये सच भी था। हम दोनों बहनें अपने अपने परिवार में इतनी व्यस्त हो गई थीं कि जितने प्रयास करने चाहिए थे चाह कर भी नहीं कर पाए। खैर, सीधे सादे समारोह के साथ दीपाली ब्याह दी गई। मैं और वैशाली दोनों कुछ दिन माँ के पास रुक गए थे, पर हम रोज ही ये सोचते कि पता नहीं कैसे हमारी ये भोली भाली बहन उस संयुक्त परिवार में निभेगी। हम लोग ऐसे परिवारों में कभी रहे नहीं, ना ही हमें घरेलू काम करने की अधिक आदत थी। पिताजी थे तब काफ़ी नौकर चाकर थे और अभी भी माँ ने 2 काम वाली बाई लगा रखी थी और खाना भी उन्हीं से बनवा लेती थी। फिर दीपाली का तो स्वभाव भी सरल सा है। तेज तर्रार सास, ननदें, जेठानी सब मिलकर दबा लेंगी उसे।
जब चचेरा भाई विजय विदा कराने गया तब हम लोग यही सोचकर आशंकित थे कि पता नहीं दीपाली आकर क्या हालचाल सुनाए, पर उस समय तो उसकी सास ने विदा भी नहीं किया। विजय से ये कहकर कि महीने भर बाद भेजेंगी, अभी किसी बच्चे का जन्मदिन है, उसे भेज दिया था। उधर विजय कहता जा रहा था, दीदी, दीपाली दीदी को आपने कैसे घर में भेज दिया? वो घर क्या उनके लायक है? छोटा सा पुराने जमाने का मकान, उसमें इतने सारे लोग। अब आजकल कौन बहुओं से घूंघट निकलवाता है? पर दीपाली दीदी से इतना पर्दा करवाया कि मेरे सामने ही मुश्किल से आ पाई। ऊपर से सास ननदें सब तेज तर्रार। सास ने तो एक तरह से मुझे ही झिड़क दिया कि बहू से घर का कामकाज तो होता नहीं है, इतना नाजुक बनाकर रख दिया है लड़की को कि वो 4 जनों का खाना तक नहीं बना सकती। पर गलती तो इसकी माँ की है जो कुछ सिखाया नहीं। अब हम लोग सिखाएंगे। सच दीदी, इतनी रोबीली सास तो मैंने पहली बार देखी। विजय कहता जा रहा था और मेरा कलेजा बैठता जा रहा था कि इतने सीधे सादे ढंग से शादी की है, कहीं लालची लोग हुए तो दहेज के कारण मेरी बहन को प्रताड़ित न करें। वैसे भी दहेज को लेकर इतने किस्से तो आए दिन होते रहते हैं। दीपाली से मिलना भी नहीं हो पाया, माँ से भी इस बारे में अधिक बात नहीं कर पाई। वैसे भी हृदय रोग की मरीज हैं वे। दीपाली से फ़ोन पर कभी कभार बात होती तो जैसा उसका स्वभाव था, हाँ हूँ मैं ही उत्तर देती। बीच में दशहरे की छुट्टियों में फिर माँ के पास जाना हुआ था। सोचा कि शायद दीपाली भी आए तो उससे भी मिलना हो जाएगा, पर माँ ने बताया कि दीपाली की सास बीमार हैं, वो आ नहीं पाएगी। माँ, इतने लोग तो हैं उस घर में, फिर दीपाली तो नई नवेली बहू है, क्या अब वही बची है सास की सेवा करने को, जो 4 दिन को भी नहीं आ सकती? मैं कहे बिना नहीं रह पाई थी। मुझे पता था कि उसकी ननदें जेठानी सब इतनी तेज हैं तो दीपाली दब कर रह गई होगी। उधर माँ कहे जा रही थी, सास का इलाज होना था तो पैसे की जरूरत पड़ी। दीपाली ने अपने कंगन उतार कर सास के हाथ पर रख दिए। सास तो गदगद हो गई। मैंने माथे पर हाथ मारा। हद हो गई बेवकूफ़ी की भी। अरे, छोटी मोटी बीमारी का तो इलाज यूं ही हो जाता है, फिर पुश्तैनी व्यापार है, इतने लोग हैं घर में। और सास की चतुराई देखो, जो थोड़ा बहुत जेवर दीपाली मायके से लेकर गई है उस पर भी नजरें गड़ी हैं। उधर माँ कहती जा रही थी, अच्छा है उस घर में रच बस गई है दीपाली। माँ भी आजकल पता नहीं किस लोक में विचरण करने लगी हैं, सारी व्यवहारिकता भूल गई हैं। दीपाली के पास कुछ गहनों के अलावा और है ही क्या? मेरा तो मन ही उचट गया था। घर आकर भी मूड उखड़ा उखड़ा ही रहा। आशीष से ये सब कहा तो उनका तो वही चिर परिचित उत्तर था, तुम क्यों परेशान हो रही हो, सबका अपना अपना भाग्य है। अब दीपाली के भाग्य में जौनपुर के ये लोग ही थे तो इसमें तुम क्या कर सकती हो और माँ से क्या उम्मीद करती हो? उन्होंने तो जैसे भी हो अपना दायित्व पूरा कर दिया। फोन पर पता चला कि दीपाली बीमार है, पेट में पथरी है और ऑपरेशन होगा। दूसरी कोई शिकायत हो सकती है तो पहले सारे टेस्ट होंगे। बनारस के एक अस्पताल में भर्ती है। तुम लोग देख आना, मेरा तो जाना हो नहीं पाएगा, माँ ने खबर दी थी। वैशाली भी छुट्टी लेकर आ गई थी। वहीं अस्पताल के पास उसने एक होटल में कमरा बुक करा लिया था। रूपाली, मैं तो 2 दिन से ज़्यादा रुक नहीं पाऊंगी, बड़ी मुश्किल से ऑफिस से छुट्टी मिली है, उसने मिलते ही कहा था। मैं भी कहाँ रुक पाऊंगी, छोटू के इम्तिहान चल रहे हैं, नौकर भी आजकल बाहर गया हुआ है। बस दिन में ही दीपाली के पास बैठ लेंगे, रात को तो जगना भी मुश्किल है मेरे लिए। मैंने भी अपनी परेशानी गिना दी थी। सवाल ये था कि यहाँ रुककर दीपाली की देखभाल कौन करेगा? कम से कम 10 दिन तो उसे अस्पताल में ही रहना होगा। अभी तो सारे टेस्ट होने हैं। हम दोनों दीपाली को देखने जब अस्पताल पहुँचे तो पता चला कि उसकी दोनों ननदें आई हुई हैं। बूढ़ी सास भी उसे संभालने आ गई हैं और उन लोगों ने कॉटेज वार्ड के पास ही कमरा ले लिया था। दबंग सास बड़े प्यार से दीपाली के सिर पर हाथ फेर रही थी। फिक्र मत कर बेटी, तू जल्दी ठीक हो जाएगी, मैं हूं ना तेरे पास,
तेरी दोनों ननदें भी अपनी ससुराल से आ गई हैं। सब बारी बारी से तेरे पास सो जाया करेंगे, तू अकेली थोड़ी ही है। उधर दीपाली के पति चम्मच से उसे सूप पिला रहे थे। एक ननद मुंह पोंछने का नैपकिन लिए खड़ी थी। दीदी कैसी हो? दीपाली ने हमें देखकर पूछा था। मुझे लगा कि इतनी बीमारी के बाद भी दीपाली के चेहरे पर एक चमक है। शायद घर परिवार का इतना अपनत्व पाकर वो अपनी बीमारी भूल गई है। पर पता नहीं क्यों मेरे और वैशाली के सिर कुछ झुक से गए थे। कई बार इंसानों को समझने में कितनी भूल कर देते हैं हम। मैं ऐसा ही कुछ सोच रही थी, लेकिन मेरी सोचों पर अब ब्रेक लग गया था और मैं अपनी छोटी बहन की ससुराल से बहुत खुश थी और निश्चिंत भी।